नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः, ओम श्री केशवानंदाय नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? आपका वेट करते हैं जुड़ने का सभी लोगों का, और फिर हम लोग अपना ये सेशन आरंभ करते हैं। आज की जो हमारी परिचर्चा है वो इतिहास पर जो हमारी श्रृंखला है उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अब तक हम लोगों में ने इतिहास में आदि मानव का जो इतिहास है, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और पाषाण काल के बीच का जो सांस्कृतिक एक समय था उसकी चर्चा की थी। और अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल जो ऋग्वेद पे आधारित है उसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके थे, और ख़ास करके जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सेशन बहुत कम आएगा। जितनी चर्चा हम लोग यहाँ पे संविधान और इतिहास की कर रहे हैं, अगर आप गहराई से अगर आप उसको समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आईएएस के एग्ज़ाम तक के लिए पर्याप्त है। तो आप समझिए, जब आईएएस के एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है तो फिर और उससे ऊपर क्या है। तो थोड़ा सा अगर सभी लोग अगर इसको तन्मयता से अगर इसमें जुड़ते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। थोड़ी देर हम लोग इंट्रोडक्शन कर लें एक दूसरे के साथ में। समर सिंह राजपूत हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, लक्ष्य के स्वयंसेवक हैं। आप प्रयागराज में रह करके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। मूलतः आप चित्रकूट के रहने वाले हैं। आलोक राजपूत ढोलना कासगंज से, हरिमोहन राजपूत जी इटावा से, सतीश लोधी उन्नाव से, सुनील सिंह लोधी बांदा से, सुरेंद्र सिंह नरवरिया बेसिकली भिंड से हैं लेकिन बेंगलोर में रहते हैं, सूर्य प्रताप सिंह कन्नौज से, अवनीश नरवरिया भिंड से, हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत फिरोजाबाद से, लोधी अनिल वर्मा हमारे बीच इटावा से, अधिवक्ता शिव स्वरूप राजपूत जी, शिवम राजपूत जी लखीमपुर खीरी से, और उसके अलावा अनीश कुमार हैं, लतेश सिंह हैं, गुड इवनिंग लतेश, सत्यपाल सिंह राजपूत हैं हमारे बीच में, और शिवशंकर राजपूत हैं लखनऊ से, कुंवर अखिलेश सिंह राजपूत सॉरी कन्नौज से हैं, शिवम राजपूत हमारे बीच में हैं, शिवराम राजपूत हैं राठ हमीरपुर से, डॉक्टर नारायण पटेल हैं कटनी मध्य प्रदेश से। आप सभी लोगों का स्वागत है। सचिन राजपूत हैं अतरौली अलीगढ़ से, सर्वेश कुमार जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भी हैं हमारे बीच में एटा से हैं, बलराम सिंह लोधी हैं, इंजीनियर बीके राज हैं हमारे बीच कासगंज से। और आप सभी लोगों का इस पर चर्चा में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का जो प्रयास है वो प्रयास ये है कि इतिहास को व्यवस्थित तरीके से हम लोग उसकी चर्चा करें, और ये इतिहास न सिर्फ हमको वास्तविकता और सच्चाई बताए बल्कि हमारे जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम इत्यादि की उनको ये पता रहे, ताकि उनको इससे मदद मिल सके। राघवेंद्र प्रताप सिंह, सुमेर लोधी राजपूत, पवनेश जी और शिव मोहन सिंह लोधी जी, योगेंद्र लोधी आगरा से, लोधी शैलेंद्र राजपूत जी, गुड इवनिंग। आप सभी का भी इस पर चर्चा में स्वागत है। तो आज हम लोग जो हमारा आज का अगला टॉपिक है वो है कि अधिवक्ता स्वरूप राजपूत जी हैं अपने रसूलाबाद कानपुर देहात से, और दिनेश लोधी जी हैं हमारे बीच में जो आज तक न्यूज़ में काम करते हैं गाज़ियाबाद। तो कुल मिलाकर के अब हमारी जो संख्या है वो पर्याप्त है आज के सेशन के लिए। कल हम लोग सेशन नहीं ले पाए थे किसी कारण से, तो कल वाला सेशन हम लोग आज चर्चा करेंगे कल के टॉपिक के बारे में। हमारे बीएसएफ के जवान हमारे भाई उदय सिंह ग्वालियर से हमारे बीच में हैं, कृष्णा सिंह लोधी हमारे बीच में है। गुड इवनिंग अजीत। अमित राजपूत, गुड इवनिंग अमित, हाउ आर यू। लोधी विपिन राजपूत, हाउ आर यू विपिन। सुरेश कौशल जी, चलिए सभी को प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की परिचर्चा को हम लोग अब आरंभ करते हैं। मुझे लगता है 1-2 मिनट का समय हो गया, सभी लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया है, और इस तरीके से सभी लोग एक दूसरे से परिचित भी होते रहेंगे। एडवोकेट उमेश राजपूत जुड़े हैं हमारे बीच में, और पुष्पेंद्र लोधी राजपूत, सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल की। अभी जो पिछला हमने सेशन लिया था परसों इतिहास की श्रृंखला में, वो हमने लिया था आदि मानव ने किस तरीके से धीरे धीरे सभ्यताओं का विकास किया, और नव पाषाण काल में आते आते उसने खेती करना सीखा। खेती करने के अलावा उसने चाक बनाना, पहिए का आविष्कार किया, उसने पशुपालन उसने आरंभ किया, और छोटी छोटी सरकंडे जिसको बोलते हैं उसकी बस्तियां रही होंगी, या कच्ची मिट्टी की बस्तियां रही होंगी, उसको बनाना सीखा। डॉक्टर मोनू राजपूत कासन से आपका भी स्वागत है।
और उसके बाद फिर मनुष्य ने धीरे 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 बाकी चीज़ें विकसित की होंगी, और उसको हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के रूप में एक व्यवस्थित सभ्यता हमारे सामने आती है। और उस व्यवस्थित सभ्यता की सारी विशेषताओं पर हमने चर्चा की थी कि उसकी फिजिकल जो अचीवमेंट्स थी, भौतिक जो उपलब्धियाँ थी हड़प्पा सभ्यता की, कि नगर कैसे बने हुए थे, सड़कें कैसे बनती थी, व्यापार कैसे करते थे, ये सारी चीज़ों की चर्चा हमने हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग नगरों के माध्यम से की थी। और फिर हमने देखा कि किस प्रकार से लगभग 600 साल रहने के बाद हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हो गई, और वो तकनीकी इनोवेशन नहीं कर पाए, या हो सकता है बाहरी आक्रमण, बीमारी, बाढ़, भूकंप, सूखा इत्यादि के कारण वो लोग उस स्थान को छोड़ के चले गए होंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर आगे कुछ समय तक फिर ग्रामीण सभ्यता और संस्कृतियाँ आई, और उसमें हम देखते हैं कि एक नगरीय सभ्यता जो हड़प्पा के समय थी, वो आगे चल कर के फिर एक ग्रामीण संस्कृति हमें अस्तित्व में आती है, जिसकी जानकारी हमको वेदों से मिलती है। उसकी जानकारी के कोई फिजिकल एविडेंस हमको नहीं मिलते, वेदों में जो लिखा गया है उसके आधार पर उस समय की, उस काल की जानकारी मिलती है। और उस काल को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया, जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। एक ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और एक उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता और संस्कृति। अर्थात एक समय वो है जिसमें ऋग्वेद के समय की घटनाएं हैं, और एक समय वो है जो ऋग्वेद के बाद जो तीनों वेद है और बाकी जो ग्रंथ है उसकी जानकारी मिलती है। ये चैप्टर हम लोग शुरू करें उससे पहले हम लोग एक छोटी सी कोट में आपको बताता हूँ। आप लोगों ने आचार्य रजनीश का नाम सुना होगा। आचार्य रजनीश, जिनको ओशो के नाम से जानते थे, वो बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं भारत के, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी ही 30-40 साल पहले उनका युग रहा है। आचार्य ओशो रजनीश का आपने नाम सुना होगा। तो आचार्य रजनीश ने एक बात कही थी कि अंधों की दुनिया में जाकर के कभी आप उनको ये मत बताना कि आपकी आंखें हैं, नहीं तो वो आपकी आंखें निकाल लेंगे। ये फिलोसॉफिकल कोट है। आप लोग शायद उसका अर्थ, इसका भावार्थ समझें। ये बहुत बड़ा संदेश देती है ये लाइन कि अंधों की दुनिया में जाकर के आप ये मत बताना कि आपकी आंखें हैं, आप आंख वाले हैं, नहीं तो अंधे आपकी आंखें निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अज्ञानी जड़ मूड को यदि आप समझाओगे तो हो सकता है वो आपको ऑफेंसिव लें, आपके ही विरुद्ध हो जाएं। और अक्सर यही होता है, जो लोग समाज को सुधारने का, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हमेशा अपने समाज के अंदर से ही उस तरह के अज्ञानी, अंधविश्वासी और पाखंडी लोग उसका विरोध करेंगे। ये लगभग दुनिया भर के जितने बड़े विचारक हैं, जितने बड़े थिंकर्स रहे हैं और जितने समाज सुधारक रहे हैं, पुराने समय अरस्तु, प्लेटो से लेकर के वर्तमान राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर तक अगर आप देखें, अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले तक, आप हर जगह यही पाएंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि आप समाज सुधार के क्रम में हमेशा यह बात ध्यान रखें कि बहुत अच्छे तरीके से लोगों को कन्विंस करें, और पहले जो एजुकेटेड जो लोग हैं उनको आप उनसे डिस्कशन करें, और उसके बाद अपनी चीज़ों को फिर धीरे धीरे लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि समाज की एक अवधारणा बन जाती है कि समाज कभी भी सत्य को और वास्तविकता को बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करता। ऐसा समाज जो बहुत समय तक पाखंडों में और रूढ़ियों में जकड़ा रहा है, जिसको हजारों सदियां हो जाएं रूढ़ियों में जकड़े हुए, उस समाज के लिए अगर आप बात करेंगे तो उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा। उसको ये लगता है कि ये चीज़ें मेरे विरुद्ध हैं। जैसा मैंने उस दिन आपसे कहा था कि एक परंपरा अगर अंधविश्वास की हमारी पीढ़ियों में अगर चली जाती है, तो उसको हमारी करने वाले लोग उसको ये समझते हैं कि ये हमारे लिए आनंद की बात है। जैसे कोई अगर आप नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, आप नहीं जानते, दुनिया जानती है कि नशीला पदार्थ आपको नुकसान दे सकता है, लेकिन वो व्यक्ति जिसका सेवन करता है वो उसको कभी नहीं मानेगा। परंतु अगर आप उससे कभी तर्क करेंगे कि भाई आप जो आडंबर पे, आप कुरीतियों पर जी रहे हो, इसके लिए आप हमको ज़रा तर्क दो, आप इसके लिए प्रमाण दो, तो उसके पास नहीं होगा। वो कुतर्क के माध्यम से आपकी बातों को काटेगा, फिर आपको भय दिखाएगा धर्म का, भय दिखाएगा ईश्वर का, ये सारी चीज़ें वो आपको दिखा करके डराएगा। और यही प्रवृत्ति किसी भी समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधाओं के रूप में रही है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब इन बातों का ध्यान रखें कि पहले अपने सर्कल में बौद्धिक चर्चाएं करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, चीज़ों को पढ़ें, गहन अध्ययन करें, और फिर तर्क के आधार पर धीरे धीरे लोगों को बताएं कि भाई आप ये सब भी पढ़िए, आप इन सबको जानिए। और जब लोग उन सब चीज़ों को पढ़ना आरंभ कर देंगे, उनको जानना आरंभ कर देंगे, तो फिर उनकी सोच में बदलाव आता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे समाज में
पहली बार 1983 में कोई व्यक्ति आईएएस बना था, 1983 में। अजय सिंह चंदेल नाम था उनका, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में के रहने वाले थे। अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं पिछले वर्ष वो, 1983 में। ये सिविल सर्विस तो बहुत पहले की है, सिविल सर्विसेज बहुत पहले की है, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे। तो आप ये थोड़ा सा अपने दिमाग में जोड़ डालिए कि इतनी पुरानी आईएएस, जिसको इंडियन सिविल सर्विस बोलते हैं, इतनी पुरानी सर्विस में कोई व्यक्ति 1983 तक हमारे समाज का आईएएस क्यों नहीं बना। इसका मतलब है कि हमने उस चीज़ के महत्व को नहीं समझा, हमने उसकी वैल्यू को नहीं समझा, हम दूसरी चीज़ों में उलझे रहे। और आप देखिए 1983 से लेकर के अब तक अगर आप देखें तो कम से कम 15-20 लोग बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि जब जब चेतना का प्रचार प्रसार होगा, जब तक शिक्षा का प्रसार प्रसार होगा, जब तक ज्ञान की बातों का प्रसार प्रचार होगा, लोगों का जीवन उन्नत होगा, लोग आगे बढ़ेंगे, लोगों को सफलताएं मिलेंगी। और जब जब कूपमंडूकता, अंधविश्वास, पाखंड, ये सब चीज़ें समाज में व्याप्त रहेगी, तब तक समाज का नुकसान होगा। तो ये छोटे छोटे उदाहरण हमको बहुत सारी चीज़ें समझाने को और बताने के लिए होते हैं, और हम सब उन बातों का ध्यान रखें। कई जगह से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि उनको नेट की प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, आप लोग जुड़े रहिए, हो सकता है थोड़ा सा भी कहीं से थोड़ा बहुत दिक्कत आए, कोई इशू नहीं है। तो आज हम लोग चलने वाले हैं उत्तर वैदिक काल की ओर। उत्तर वैदिक काल की जो इतिहास है वो बेसिकली देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। ऋग्वैदिक काल में जो इतिहास था और उत्तर वैदिक काल में जो इतिहास था, उसके बारे में हमारे पास ना तो कोई लिखित प्रमाण है, ना कोई भौतिक प्रमाण है। वेदों का लेखन का कार्य, जो 1-1.5 हज़ार साल पहले जो घटनाएं हुई थी, वो सारी चीज़ों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि श्रुतियों के माध्यम से, यानी जो श्लोक और मंत्र थे उनको लोग गाते रहते थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो ट्रांसफ़र होते थे। ये मान्यता थी। इस मान्यता के अनुसार, इसलिए आपने सुना होगा वेदों का एक नाम श्रुति भी है, मतलब सुन करके उसको कंठस्थ करना, श्रुति भी है। तो उसी श्रुति के आधार पर दोनों कालखंड की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, ये 4 व्यवस्थाओं का वर्णन हमको मिलता है। हमारा प्रयास होगा कि बेसिक चीज़ें आप सभी लोग जानें। बेसिक चीज़ें क्या है? सबसे पहले उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो क्या है? उत्तर वैदिक काल का समय है ईसा से 1000 वर्ष पूर्व से लेकर के 600 वर्ष पूर्व तक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। ईसा के जन्म को अगर हम 1 ईस्वी माने तो अभी हम 2020 में हैं, यानी आज से 2020 साल पहले ईसा का जन्म हुआ होगा। उसके जन्म से पहले जो समय था उसको बिफोर क्राइस्ट में हम कंसीडर करते हैं। और उसी में आप देखेंगे कि बिफोर क्राइस्ट जो बीसी है, उस बीसी में 1000 बीसी से लेके 600 बीसी का जो समय था उसको उत्तर वैदिक काल का समय कहते हैं। महेंद्र सिंह लोधी जी, आपको ऋग्वेद आज मैं अवेलेबल करा दूंगा। जिन लोगों को ऋग्वेद चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, मैं ऋग्वेद आज सभी लोगों को भेज दूंगा सॉफ्ट कॉपी। अगर आपको पढ़ने में रुचि है तो ऋग्वेद आप पढ़ सकते हैं। बाकी वेद को मैं डाउनलोड करके भी भेज सकता हूं, पर ऋग्वेद मेरे पास रखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने तय किया समय, यानी 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी का जो काल है उसको भारतीय इतिहास में उत्तर वैदिक काल कहा गया है। अब उत्तर वैदिक काल क्या है? एक समय था वैदिक काल में जिसको ऋग्वेद के आधार पर ऋग्वैदिक काल कहा गया। 4 वेदों का नाम आपने सुना होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बाद का जो समय है उसमें जो 3 वेद आते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और इसके अलावा इस समय और भी कई सारे ग्रंथ हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं वो बेसिकली गद्यात्मक व्याख्या करते हैं वेदों में दी गई चीज़ों की। उसके अलावा आप देखेंगे तो अरण्यक ग्रंथ हैं जिसमें रहस्यवाद इत्यादि चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा हमारे उपनिषद हैं 108। उसके अलावा सूत्र ग्रंथ हैं, सूत्र साहित्य बोलते हैं। और उसके अलावा 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ये 6 हमारे वेदांग भी हैं। तो कुल मिलाकर के 3 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ, उसके अलावा आपके जो उपनिषद, उसके अलावा आपके वेदांग, उसके अलावा आपके सूत्र साहित्य, इन सब सारे साहित्य को मिलाकर के कहा जाता है उत्तर वैदिक कालीन साहित्य।
और इस उत्तर वैदिक कालीन साहित्य का अध्ययन करने के बाद ही हम उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व्यवस्था का वर्णन करते हैं। तो उसका आधार है ये सारे ग्रंथ। अब हम आते हैं, अभी देखिए इसमें एक कमेंट आया है आपका कृष्णा गोपाल लोधी का। उनका ये कहना है कि उनके पास सारे के सारे वेद सॉफ्ट कॉपी में हैं, जिसको भी चाहिए वो व्हाट्सएप से इस नंबर पर मैसेज करके ले ले। तो मुझे लगता है मेरा हेडेक बच जाएगा। आप सभी लोग जो भी वेद और ये चाहिए तो आप सॉफ्ट कॉपी इनसे ले सकते हैं, कृष्ण गोपाल लोधी जी से। और कृष्ण गोपाल लोधी जी ने अपना कमेंट में अपना नंबर दिया है। प्लीज़ आप लोग मुझे कष्ट देने के बजाय कृष्ण गोपाल लोधी को आप व्हाट्सएप कर दीजिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो वेद आपको सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप कर दें। और बहुत नहीं है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं है। आप एक दिन में, 2 दिन में एक वेद आराम से 2 दिन में पढ़ सकते हैं। 2 दिन में पढ़ लेंगे बहुत आराम से। डॉक्टर विजयपाल जी हैं हमारे बीच में, वेदों के जानकार, अलीगढ़ से। आप डॉक्टर विजयपाल जी से भी मैं कहूँगा कि डॉक्टर विजयपाल जी अपना नंबर यहाँ शेयर कर दें। किसी भी व्यक्ति को वेदों के बारे में अगर कोई सवाल पूछना है, कोई जानकारी करनी है, तो हमारे डॉक्टर विजयपाल जी वेदों के जानकार हैं और वेद पाठी भी हैं और वेदों का अध्ययन करते रहते हैं। तो आप सभी लोग डॉक्टर विजयपाल जी से भी कई सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। हालांकि हमारे और उनके नज़रिए में जो है फ़र्क है, वो आर्य समाजी हैं, वो आर्य समाज को मानते हैं, इसलिए वो वैदिक परंपरा को उस तरीके से देखते हैं। और हम लोग, जो मेरा जो नज़रिया है वो साइंटिफिक है और मेरे नज़रिए से सभी का नज़रिया मैच नहीं करता है। तो वैसे अगर आपको जानकारी चाहिए तो डॉक्टर विजयपाल जी से आप ले लीजिए, और अगर उसका विश्लेषण अगर आपको चाहिए प्रॉपर तो वो मैं आपको कर दूंगा अगर किसी को चाहिए। अब हम आते हैं, हमने ये तय कर लिया कि इसका सबसे पहले समय क्या था, 1000 BC से लेकर के 600 BC। और जानकारी का सोर्स क्या है? जानकारी का सोर्स है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक, साहित्य सूत्र और वेदांग। इन सारे साहित्य के आधार पर हम लोग इसका निर्धारण करते हैं। इतिहास के लिए हमेशा 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले कि कालखंड क्या था, ये किस समय की घटना है। दूसरा, उसके एविडेंस क्या है, किस आधार पर हम उसकी बात कर रहे हैं। और तीसरा, उसका ज्योग्राफिकल एरिया क्या था, उसका भूगोल क्या था। तो जैसा मैंने कहा कि जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे, वो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो एरिया था वो था पंजाब और अफगानिस्तान, पाकिस्तान का वो जो मिला जुला एरिया है। उसके बाद आर्यों का प्रसार पूर्व की ओर होना शुरू हुआ और आर्य आगे चल करके ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक समय में कहाँ तक पहुँचे, जो गंगा द्रोणी है, जो गंगा के मैदान है, इस गंगा के मैदान में बस गए। और शतपथ ब्राह्मण में एक प्रसंग मिलता है जिसमें ये कहा जाता है कि सदानीरा, एक नदी का नाम है सदानीरा, जिसकी पहचान गंडक नदी से की गई है। यानी गंडक नदी आर्यों की पूर्वी सीमा बन गई। तो जो हमारे पास साहित्यिक स्रोतों में जो लिखा हुआ है वो शतपथ ब्राह्मण का जो प्रसंग है वो ये कहता है कि सदानीरा यानी गंडक नदी तक आर्यों का प्रसार हुआ पूर्व में। तो यमुना और गंगा के बीच के जो मैदान है ये आर्यों का मुख्य क्षेत्र बन गया उत्तर वैदिक काल में। अब जो हमारे वेद हैं, बेसिकली ये जो तीनों वेद हैं, वो तीनों वेद किस चीज़ पर आधारित हैं? साम वेद बेसिकली गायन और संगीत पर आधारित है। साम वेद बेसिकली क्या है कि मूल वेद ऋग्वेद है। सारी जानकारी का जो स्रोत है ओरिजिनली सब कुछ ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के बाद में ये जो तीनों वेद लिखे गए हैं, वो तीनों वेदों में कुछ अधिकांश चीज़ें ऋग्वेद की हैं और कुछ चीज़ें एडिशन की गई हैं जो इनकी खासियत है। जैसे सामवेद में बेसिकली गायन और संगीत है। तो अगर आपसे कभी ये सवाल पूछा जाता है कि किस वेद से हमें संगीत और गायन की जानकारी मिलती है, संगीत और गायन का जो स्रोत कौन सा वेद है, तो वहाँ आपका आंसर होगा सामवेद। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ करना, कर्मकांड करना, ये सारे विषयों की जानकारी मिलती है। कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, जैसे आपने यज्ञों के नाम सुने होंगे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। ये जो सारे यज्ञ होते थे, इन यज्ञों को करने की, कर्मकांड करने की और रीति रिवाज कर्मकांड की कैसी होगी, यह जानकारी हमको मिलती है यजुर्वेद से। उसके बाद आता अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे लास्ट का, सबसे अंतिम वेद है। और अथर्ववेद का जो विषय है वो है सांसारिक चीज़ों को बताना, जैसे मनुष्य कैसे रहते हैं, वो सारी चीज़ें मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रियाविधि। लेकिन उसके अलावा उसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना भी मिलते हैं।
उसमें तंत्र मंत्र और जादू टोना भी मिलते हैं। अवनीश नरवरिया जी ने इस बीच सवाल पूछा है, क्या आर्य भारत के निवासी थे? अभी तक की जो रिसर्च है, अभी तक जो इतिहासकारों का ये मानना है, उसके अनुसार आर्य भारत में बाहर से आए हैं, आर्य भारत के निवासी नहीं थे। आर्यों के बारे में अधिकांश इतिहासकार इस बात पर एक मत हैं कि आर्य मध्य एशिया या यूरोप के किसी हिस्से से भारत में आए। हम आगे बढ़ते हैं कि और जो स्रोत हमने लिए इस्तेमाल किए हैं इस काल के लिए, उनमें से एक स्रोत हमारे पास है ब्राह्मण ग्रंथ। आप में से अधिकांश लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में नहीं सुना होगा। ब्राह्मण ग्रंथ बेसिकली वेदों की ही व्याख्या करते हैं, और वेद लिखे गए पद्यात्मक शैली में, कविता के फॉर्म में, श्लोक के फॉर्म में। और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो गद्य में लिखे गए हैं और वो वेदों की एक प्रकार से व्याख्या करते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं अरण्यक, कि अरण्यक क्या है। अरण्यक बेसिकली वो ग्रंथ हैं जो जंगलों में जा कर के लोग लिखते थे, तो उसमें एक तरीके से रहस्यवाद, एकांतवाद, इस तरह की चीज़ें हमें उसमें दिखाई देती हैं। उसके बाद आते हैं उपनिषद, कि उपनिषद क्या ग्रंथ है, उससे क्या जानकारी मिलती है। उपनिषद बेसिकली दार्शनिक ग्रंथ हैं, फिलोसॉफिकल ग्रंथ हैं। उसमें फिलोसफी बताई गई है कि माया क्या है, मोह क्या है, मोक्ष क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, और उसको लेके प्रसंग दिए गए हैं प्रश्नोत्तर शैली में तमाम तरीके से। और बहुत सारे राजाओं का उल्लेख है जो अपने समय में दर्शन के जानकार थे, जो दार्शनिक परंपरा को जानते थे। अब हम आते हैं उत्तर वैदिक कालीन जो समाज था, उत्तर वैदिक कालीन जो व्यवस्था थी, उत्तर वैदिक कालीन जो राजनीति थी, उत्तर वैदिक कालीन जो धर्म था, जो संस्कृति था, वो एक्चुअली था क्या। अगर हम समाज की बात करें सबसे पहले, तो जैसा कि हमने चर्चा किया था, ऋग्वेद के अंतिम मंडल है 10वां मंडल, उसमें एक सूक्त है पुरुष सूक्त। उस पुरुष सूक्त में हमें पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन वर्ण व्यवस्था की कठोरता के प्रमाण हमको ऋग्वेद में नहीं मिलते। जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में यह वर्ण व्यवस्था हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो पहली चीज़ हमें सामाजिक व्यवस्था में क्या दिखाई देता है? पहली चीज़ ये है कि समाज में हमें वर्गीकरण दिखाई देता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्गीकरण हमको दिखाई देता है किसमें? उत्तर वैदिक कालीन समाज में। और पहले यह संभवतः कर्म आधारित रहा हो, लेकिन बाद में यह जन्म आधारित और कठोर हो गया। आगे चल करके जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पे आधारित हो गई, यानी ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति सदैव ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति सदैव क्षत्रिय होगा, वैश्य वर्ग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सदैव वैश्य होगा, और शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति सदैव शूद्र होगा। ये परंपरा जन्म आधारित हो गई। उसके बाद वर्ण व्यवस्था के सामाजिक विभाजन के बाद आगे हम देखते हैं कि और समाज में क्या हुआ। इस काल में आकर के स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। तमाम जो अरण्यक हैं, तमाम जो ग्रंथ हैं, उनमें स्त्रियों के बारे में बहुत नेगेटिव चीज़ें लिखी जाने लगी, और स्मृति काल तक आते आते तो महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। अगर हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे और स्मृति काल तक आएंगे, जिसमें नारद स्मृति है, मनु स्मृति है, ये जो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि महिलाओं की और शूद्रों की स्थिति बहुत दयनीय होती चली गई। उनके सारे अधिकार छीन लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर एक विशेषाधिकार वर्ग पैदा हुआ। जैसे शिक्षा का कार्य ब्राह्मणों का एकाधिकार हो गया, कोई और नहीं पढ़ सकता, केवल वो पढ़ेंगे। और उसके बाद क्षत्रिय का कार्य राज करना हो गया, वैश्य का कार्य व्यापार करना हो गया। हालांकि क्षत्रिय कुमारों को पढ़ने का अधिकार था, वो शिक्षा ग्रहण कर सकते थे क्योंकि वो राजकुल से संबंधित थे, लेकिन आमतौर पर बाकी लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बड़ा मुश्किल हो गई। उसके बाद हम देखते हैं बहुविवाह की प्रथा हमें यहाँ पे दिखाई देती है। उत्तर वैदिक कालीन समाज में बहुविवाह होते थे, जिसका वर्णन जो वेद हैं उनमें और बाकी जो अरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है, उपनिषदों में लिखा हुआ है बहुविवाह के बारे में। एक प्रथा नियोग प्रथा थी, वो नियोग प्रथा भी हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है। महाभारत आप लोग अक्सर देखते होंगे, और महाभारत में आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ। महाभारत में एक प्रसंग है, पांडवों की उत्पत्ति के बारे में शायद आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा। बेसिकली क्या था कि जो राजा थे शांतनु, हस्तिनापुर के जो राजा थे शांतनु एक बार कहीं जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है एक सत्यवती नाम की स्त्री से।
मतलब स्त्री क्या, वो एक निषाद कन्या थी, एक मछुआरे की बेटी थी, और राजा उससे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, राजा शांतनु। उनका विवाह हो जाता है और विवाह के बाद जब सत्यवती जब आती है तो सत्यवती को पता है कि महाराज शांतनु की पहले से संतान थी। महाराज शांतनु जो है उनका विवाह गंगा से हुआ था, और गंगा का एक पुत्र थे पहले, शांतनु के पहले एक पुत्र थे भीष्म। तो सत्यवती ने ये, सत्यवती और सत्यवती के पिता ने ये उनसे वचन लिया कि सत्यवती की जो संतानें होंगी वही राज्य की उत्तराधिकारी होंगी। अपने पिता के इस वचन को पूरा करने के लिए भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगे और वो हस्तिनापुर के जो साम्राज्य है, हस्तिनापुर का जो गद्दी है, उसकी रक्षा करेंगे। ऐसा मतलब पौराणिक प्रसंग है, मैं आपको इतिहास नहीं बता रहा हूँ, इससे कहानी में समझा रहा हूँ कि वो नियोग प्रथा क्या थी, और इससे आपको पांडवों का और इनका इतिहास समझने का। तो सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रवीर और विचित्रवीर, और चित्रवीर और विचित्रवीर के विवाह के लिए भीष्म जो है 3 जो है राजकुमारियों को लेके आए, युद्ध से जीत के लाए। आपने नाम सुना होगा, अम्बा, अम्बालिका, और एक और नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, जो आगे चल करके शिखंडी बनी थी। अम्बा, अम्बालिका और एक 3 लोग थे, ये 3 लड़कियां थे जिनको युद्ध से जीत के लाए गए भीष्म पितामह, और उनका विवाह करवाया गया किससे? चित्रवीर और विचित्रवीर से। चित्रवीर और विचित्रवीर की इस दौरान मृत्यु हो गई। तो अब गद्दी का कोई वारिस बचा नहीं, क्योंकि सत्यवती और सत्यवती के पिता ने वचन लिया था महाराज शांतनु से कि केवल सत्यवती के जो पुत्र हैं उन्हीं के वंशजों को गद्दी मिलेगी हस्तिनापुर की। तो एक संकट खड़ा हो गया कि क्या होगा। तो उसके बाद आपने व्यास का नाम सुना होगा, वेद व्यास। सत्यवती ने वेद व्यास को आमंत्रित किया और उनसे कहा कि आप जो है हस्तिनापुर के जो वारिस हैं, इन वारिस के लिए आप सत्यवती की जो दोनों पुत्र वधुआं थी, अम्बा, अम्बालिका, जो भी नाम थे उनके साथ आप संतान उत्पत्ति करें। ये पूरा महाभारत में प्रसंग है। तो ये जो प्रथा थी, इस प्रथा को कहा जाता था नियोग प्रथा। अम्बे, अम्बा, अम्बालिका, चलिए कोई बात नहीं, मेरे को नहीं याद है, बस मैंने थोड़ा बहुत सुना हुआ है। तो इस तरीके से वेद व्यास के माध्यम से पांडवों के वंश की उत्पत्ति हुई। जो दोनों जो पुत्र थे, पांडु और जो धृतराष्ट्र, ये बेसिकली वेद व्यास के माध्यम से इनका जन्म हुआ। इस प्रथा को कहा जाता था वेदों में नियोग प्रथा। तो ये नियोग प्रथा उस समय की व्यवस्था में थी। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो खेले मैंने समझाने के लिए एक प्रसंग लिया है, और अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस समय की राजनीति क्या थी उत्तर वैदिक कालीन समाज की। क्योंकि जो पौराणिक प्रसंग है, पौराणिक प्रसंग अपने आप में बहुत उलझे हुए हैं। अगर हम उनकी चर्चा करेंगे तो हमारा खुद का दिमाग उलझ जाएगा और हमें कभी भी सही चीज़ें पता नहीं चलेंगी, और लोग मानते तो है नहीं। तो इसलिए हम सभी लोगों का काम ये होना चाहिए कि हम लोग केवल लॉजिकल, तार्किक, साइंटिफिक और ऐतिहासिक बातें करें। अब उसके बाद हम आते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल की राजनीति यानी पॉलिटिकल सिस्टम क्या था। हिस्ट्री में हमें हमेशा ये पढ़ना होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजियस जो स्ट्रक्चर है वो क्या था, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, कल्चर क्या थी, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी क्या थी। ये पढ़ा जाता है किसमें? आपके इतिहास में। इतिहास में हमेशा सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और आम लोगों की जीवन शैली के बारे में पढ़ा जाता है। यही इतिहास होता है, लेकिन वो पूरा प्रमाणों के आधार पर होता है। अब हम जाते हैं राजनीति के ऊपर। सबसे पहले कि राजनीति उत्तर वैदिक काल में कैसी थी। आप सभी लोगों को याद होगा कि ऋग्वेद के समय पर कबीलाई जीवन था। कबीले के रूप में आर्य लोग रहते थे और ज़्यादातर राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। एक कबीले से दूसरे कबीले, और एक कबीले का मुखिया दूसरे कबीले से गाय की रक्षा करते हुए लड़ाई करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र स्थापित होने लगा। और राजतंत्र की पहचान क्या है? राजतंत्र हम किसको बोलते हैं?
जन्मजात कोई व्यक्ति किसी गद्दी का उत्तराधिकारी हो जाता है, राजा बन जाता है, उसको राजतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र में जनता के द्वारा राजा बनाया जाता है और राजतंत्र में व्यक्ति जन्म से बन जाता है। तो पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में क्या सिस्टम था कि उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र स्थापित होने लगा, यानी छोटे छोटे राज्य बनने लगे। तो पहला काम ही हुआ। दूसरा, राजा ने अपने पास शक्ति हासिल करना आरंभ कर दिया, सेना छोटी सी बना ली, लोगों को रख लिया, तो राजा की शक्ति में वृद्धि आरंभ हुई। साथ ही साथ हमें राजा के लिए अधिकारियों की जानकारी मिलने लगी उत्तर वैदिक काल में, जैसे संग्रहीता जो कर वसूल करता था, भागदूत, इस तरह के अधिकारियों का विवरण हम लोगों को उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में मिलने लगा। लेकिन इस समय की एक खास बात यह ही थी कि हमें दार्शनिक राजाओं का उल्लेख मिलता है। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता दूं, जो ये राजा हैं ये सब पौराणिक है, यानी अभी जो हम उत्तर वैदिक कालीन राजाओं की बात कर रहे हैं इसके बारे में बहुत श्योरिटी से हम नहीं कह सकते ऐतिहासिक रूप से। हालांकि ग्रंथों में इनकी जानकारी मिलती है और इतिहासकार उन ग्रंथों की विवेचना करते ही इनको मानते हैं कि हाँ, ये राजा उस जगह पे रहे होंगे। किन किन राजाओं की जानकारी मिलती है? दार्शनिक राजाओं में विदेह के राजा जनक की जानकारी मिलती है कि विदेह के राजा जनक बहुत बड़े दार्शनिक थे। कैकई में एक राजा थे, कैकई एक राज्य था, उसके राजा थे, उनका नाम था अश्वपति। और एक राज्य मिलता है हमें इसमें छोटा सा, पांचाल। पांचाल के राजा थे प्रबाण जवाली नाम के राजा थे, जो पंचाल पे शासन करते थे। ये उत्तर वैदिक कालीन परंपरा के अनुसार उस समय की राजनीतिक व्यवस्था थी। पंचाल की जो पहचान की गई है वो की गई है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से लेकर के बरेली तक के क्षेत्र को पंचाल कहा जाता था, जिसमें उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली ये क्षेत्र मूलतः था। कैकई जनपद के बारे में अभी कोई ज्योग्राफिकल चीज़ें डिसाइड नहीं हो पाई हैं। जो जनक है, जो विदेह था, विदेह के बारे में कहा जाता है कि उत्तरी मिथिला, बिहार का उत्तरी मिथिला, और जो साउदर्न पार्ट है जो नेपाल का, उसको मिला करके मिथिला से ऊपर का नेपाल का पार्ट है वो राजा विदेह का था। कैकई जनपद, कैकई राज्य के बारे में कोई बहुत स्पष्टता के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन जो राजा का नाम मिला है वो अश्वपति मिला है। कैकई का जो राज्य था उसमें अश्वपति मिला है। और आगे चल करके ये रामायण में हम लोगों को शायद सुनने को मिलता है कि कैकई वहाँ की रहने वाली थी। अब महाभारत में भी कैकई, मतलब जो वैदिक परंपरा उसमें भी कैकई राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ये शायद शोध का विषय हो सकता है कि उत्तर वैदिक कालों में जो कैकई राज्य है वो राज्य रामायण में किस रूप में वहाँ से कैकई थी, ये सारी चीज़ें, और जो राजा जनक थे, जो विदेह राज्य है उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से जस्टिफाई होंगी, ये अभी अपने आप में एक इस्टेब्लिश करने वाली चीज़ें हैं। और उसके बाद हम आते हैं उत्तर वैदिक कालीन राज्य के बाद उसकी इकोनॉमी क्या थी, अर्थव्यवस्था क्या थी। तो आप स्पष्ट समझिए कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मेन व्यवसाय था, यहाँ पर खेती आ गया। तो उत्तर वैदिक काल में क्या है, थोड़ा विकास हुआ, ठहराव हुआ, तो कृषि करना शुरू कर दिया। और कृषि में गेहूँ, चावल, जौ, गेहूँ मतलब चावल उनका बहुत फेमस हो गया, चावल को ब्रीह शब्द बोला गया है, ब्रीह, और जौ को कहा गया यव। उसके अलावा पशुपालन में गाय, घोड़े, ये आर्यों के लिए महत्वपूर्ण हो गए उत्तर वैदिक काल में। और उसके अलावा इस समय एक चीज़ का उपयोग किया जाने लगा धातु में, वो है लोहा। और लोहे के लिए शब्द प्रयोग हुआ है श्याम अयस। तो लोहे के प्रयोग ने क्या किया, आर्यों को रथ बनाने, बड़े बड़े हथियार औजार बनाने, जंगलों को काटने की कुल्हाड़ी आदि प्रदान की होगी। इसी कारण से पंजाब से लेकर के गंगा के मैदानों तक आर्यों का विस्तार हुआ। अच्छा, कुछ लोगों को किताबें पढ़ने का शौक़ है, अभी आप लोग लॉकडाउन की स्थिति में अपने घर पे है, तो मैं कुछ किताबें आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहे पढ़ सकें तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा। जैसे एक बड़े साहित्यकार रहे हैं भारत में, राहुल सांकृत्यायन। हम लोगों ने कभी शायद 11वीं 12वीं क्लास में उनका चैप्टर पढ़ा था, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ये। आप जो है उनकी एक किताब पढ़िए, वोल्गा से गंगा। अगर किसी को भारत के इतिहास में रुचि है तो राहुल सांकृत्यायन का एक किताब है वोल्गा से गंगा, आप उसको पढ़िए।
बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी जानकारी आपको उस पुस्तक से मिलेगी। आप लोगों के पास समय है, शायद PDF में, सॉफ्ट में मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर किसी के पास होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि वो आप लोगों तक पहुँच जाए। ऐसी किताबों को आप पढ़िए जो मतलब हमेशा विश्लेषणात्मक और किसी भी सिस्टम की निष्पक्ष जो मूल्यांकन करने वाली किताबें हैं वो हम लोगों को पढ़नी चाहिए। इससे हमारे नज़रिया स्पष्ट होते हैं। जैसे जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उसके विरोध में जो आइडियोलॉजी है उसको ज़रूर पढ़िए। आपको लगता है कि ये विचारधारा सबसे बढ़िया है, उस विचारधारा के विरोध में जो आइडियोलॉजी है उसको आप पढ़िए, तब आप सत्य के अधिक निकट पहुंच पाएंगे। आगे हम चलते हैं कि उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन क्या था। तो उत्तर वैदिक काल में दो तरह की धार्मिक परंपराएं विकसित हुई। एक परंपरा हुई कर्मकांडी। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बहुत तेज़ी से बढ़े, जिसमें यज्ञ करना, बलि देना, तमाम तरह की चीज़ें आई और समाज में सबसे बड़ी समस्या यहीं से पैदा हुई। उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड और पाखंड आए, यज्ञ, बलि, घोड़े मार के डाल दिए यज्ञ में, गाय मार के डाल दी यज्ञ में, तमाम सारी चीज़ें, जानवरों को काटा जाने लगा, उनको जब किया जाने लगा, तो उत्तर वैदिक काल में के ही खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू हुई। उत्तर वैदिक काल में जितना जो है कर्मकांड बढ़ा, उसी कर्मकांड ने धर्म का जो वास्तविक स्वरूप था उस वास्तविक स्वरूप को विकृत कर दिया। अब लोगों को लगा कि भाई ये सब चीज़ें नहीं है, तो ज्ञानी लोगों ने पुरानी व्यवस्था को या समानता पर आधारित, न्याय पर आधारित व्यवस्था के लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाना आरंभ कर दिए। तो आप सभी लोगों को एक बार सोच के देखिए कि गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, आजीवक संप्रदाय, अनिश्चयवादी संप्रदाय, भौतिकतावादी संप्रदाय, चारवाक संप्रदाय, ये सारे के सारे उत्तर वैदिक काल के बाद ही क्यों आए? उससे पहले आपको कभी नहीं दिखाई देगा। और उसके बाद जब भारत में मौर्य साम्राज्य स्टेब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद कभी आपको दिखाई नहीं देगा। आप एक बार मंथन करके देखिए कि ये सारी चीज़ें वैदिक व्यवस्था, खास करके कर्मकांडी व्यवस्था के विरोध में इतना तेज़ी से क्यों फैली। केवल एक फिलॉसफी नहीं है। हम लोग अक्सर केवल बुद्धिज़्म की, जैनिज़्म की बात करते हैं। आप अगर पीछे मुड़ के देखें तो आप पाएंगे कि उस समय कम से कम 8 से नई अलग अलग फिलॉसफी चल रही थी कर्मकांडों के खिलाफ। आप उसको गहराई से पढ़िए, वो पूरी तरीके से उस व्यवस्था को नकारते हैं जो भेदभाव पर आधारित थी, जो विशेषाधिकारों पर आधारित हो गई थी, जिसमें कर्मकांड, पाखंड, शोषण, अत्याचार सब स्टैब्लिश हो रहा था। उसके विरुद्ध भारतीय लोगों ने क्रांति की और भारतीय लोगों ने उसके विरुद्ध नई नई फिलॉसफीज दी, उनका नेतृत्व किया। तो आप गंभीर चिंतन करिए कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याएं उस समय स्थापित हुई और दो तरह की विचारधाराएं भारत में आगे चल के स्थापित हो गई। जो एक व्यवस्था वो थी जो कर्मकांडों को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाती रही, अपने हितों के लिए उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। जब उसको चुनौती दी तो उसने अपने आप को बैकफुट पे ले लिया और जब चुनौती समाप्त हो गई तो फिर वो हावी हो गई। आज भी आप पाएंगे, आपको यही मिलेगा। जो इतने सारे कर्मकांड हैं, इतने सारे पाखंड हैं, क्यों हावी है? क्योंकि एक व्यवस्था लगातार उनको प्रोटेक्ट करती रही है, उनका संरक्षण करती रही है। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से उनके हित बंधे हुए हैं, उसके माध्यम से ही उनको सम्मान मिलता है, उसके माध्यम से ही उनको मुफ्त का खाना मिलता है, उनके माध्यम से ही वो शोषण करते हैं, उसके माध्यम से ही वो अत्याचार करते हैं। वो एक व्यवस्था का हिस्सा है जो किसी न किसी रूप में चलती रही है, लेकिन सदैव उस व्यवस्था को चुनौती मिली है। और उस व्यवस्था को सबसे ज़्यादा चैलेंज अगर किसी ने किया है तो आप लोगों को शायद जान करके हैरानी होगी, वो अंग्रेजों ने किया है। उस कर्मकांडी पाखंडी व्यवस्था को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने सुधारने का, ख़त्म करने का, समाज में एकता, न्याय स्थापित करने का काम किया है तो ब्रिटिशर लोगों ने किया है भारत में। शायद आप लोगों को ये फैक्ट कुछ लोगों को स्वीकार नहीं होगा, लेकिन अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो भारत में रूल ऑफ द लॉ और सिटीजन राइट्स की जो बात की है, महिलाओं के अधिकार हों, जो शूद्र लोग थे उनके अधिकार हों, SC/ST समाज हों, ये बहुत सारी जानकारियाँ भारत में, बहुत सारे जो अधिकार हैं ये ब्रिटिश लोगों की देन है। और हम लोगों ने जो मॉडल अपनाया है, हमने जो भारत की आज़ादी के बाद जो हमने चीज़ें अपनाई हैं, आप देखेंगे अधिकांश हमने वेस्टर्न वर्ल्ड यानी यूरोप, अमेरिका और ख़ास करके इंग्लैंड को फॉलो किया है। तो यह सारी चीज़ें हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो उत्तर वैदिक काल में आपके धर्म के दो प्रारूप पैरेलल थे। एक ने कर्मकांड और पाखंडों को बढ़ावा दिया, एक में एक दार्शनिक विचारधारा थी जो उपनिषदों के माध्यम से परिलक्षित होती है, जिसमें कुछ राजाओं ने मोक्ष की बात की, संयम की बात की, धैर्य की बात की, त्याग की बात की, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन पब्लिक डोमेन में कर्मकांड और ये हावी हो गया
और इसका सबसे बड़ा नुकसान बलि का हुआ किसानों को, क्योंकि आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी और हर छोटे से संस्कार में यज्ञ होगा तो बलि डलेगी, बलि में फसलें डाली जाएंगी, बलि में पशु डाले जाएंगे। तो उससे क्या होता, किसान को दो तरफा नुकसान था। किसान को एक नुकसान था कि उसके पशुओं की बलि दी जाती थी, दूसरा नुकसान था किसानों की फसलों की बलि दी जाती थी। इस कारण से कृषक वर्ग उस पाखंडी व्यवस्था से नाराज होने लगा और उन्हीं चीज़ों के माध्यम से आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे लोग निकल के आए। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे। आप ये सोचिए, वो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे। उन क्षत्रिय राजकुमारों ने अध्ययन किया, उन्होंने ज्ञान हासिल किया और उन सारी व्यवस्थाओं की जड़ों तक पहुँचे कि कहाँ कहाँ समस्या है, और फिर उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है, इसलिए इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और एक नई व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था लेके आई जाए जिसमें अहिंसा हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें समानता हो, जिसमें शूद्रों को भी सारे अधिकार हों। इसलिए आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध जैसे लोग भारत नहीं पूरी दुनिया में हलचल मचाने में कामयाब रहे। गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, अगर कोई ऐसा कहता है तो वो अज्ञानी है, वो गौतम बुद्ध को जानता नहीं है। गौतम बुद्ध एक सामान्य पुरुष थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरह गौतम बुद्ध एक साधारण आदमी थे। उन्होंने ज्ञान हासिल किया और उस ज्ञान के आधार पर उन्हें कहा कि अगर समाज को बेहतर करना है तो समाज में समानता लानी पड़ेगी, अगर धर्म को बेहतर करना है तो पाखंड खत्म करना होगा, अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो सभी लोगों को व्यवस्था के सभी हिस्सों में भागीदारी मिलनी चाहिए। इसी परंपरा के आधार पर आप देखेंगे कि बहुत सारे सुधार, बहुत सारी चीज़ें हुई भारत में। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। भारत में जो हमारे राष्ट्रपति जहाँ बैठते हैं जिस आसन पे, उस आसन के पीछे गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। कभी आपको अगर जाने का अवसर मिले राष्ट्रपति भवन में तो आप वहाँ जाना, जहाँ राष्ट्रपति बैठते हैं उसके पीछे गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें बता सकता हूँ कि इसकी रिलेवेंस, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। अब लोगों के मन में अलग अलग चीज़ें आती हैं, अलग अलग विचार आते रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं। आप इनकी महत्ता को समझिए, आप उनकी ये हरिमोहन राजपूत जी ने कहा है फिर शाक्य मुनि कैसे बन गए। ये जो शाक्य मुनि और ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, आप जानते हो कि कोई भी व्यक्ति जब प्रसिद्ध होता है, कई बार लोगों को लगता है ना, जैसे आप पढ़िए, गौतम बुद्ध एक साधारण राजकुमार जिन्होंने अध्ययन करके समाज की रूढ़ियों को, बुराइयों को ख़त्म किया, आगे चल करके उनको लोगों ने भगवान कहना शुरू कर दिया। यानी गौतम बुद्ध अपने आप में भगवान के कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे। गौतम बुद्ध अपने आप में जिस व्यवस्था के खिलाफ थे, लोगों ने उन्हीं को भगवान बना दिया। आप अगर गूगल पे जाके पढ़ेंगे तो आप देखना गौतम बुद्ध को 9वां अवतार घोषित कर रखा है। आप पढ़ लेना, उसमें आपको मिल जाएगा कि वो 9वें अवतार थे। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तभी समझ में आती हैं, जब नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और समस्याओं की जड़ वहीं पे है। आप देखिए, मैंने कहा ना कि अगर वो पाखंड की और कर्मकांड की व्यवस्था है जिसमें ये कहा गया है कि पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार अगर एक ही लोगों को है, एक ही वर्ण को है, तो बाकी लोग पढ़ेंगे नहीं। अब आप सोचिए कि आपके समाज की पीढ़ियों ने 2-4 हज़ार साल पढ़ाई ही नहीं की होगी, तो आप कितनी बुद्धि विकसित होगी, कितना ज्ञान होगा। और जो लोग हज़ारों सालों से पढ़ रहे हैं वो कितने तेज होंगे। हम लोगों के अंदर जो है एक झूठा जो दम भरा हुआ है ना, वो एक एक्चुअली क्या है कि जब लोकतंत्र आया है तो लोकतंत्र के साथ साथ लोगों को अवसर मिले हैं, तो उस अवसर में एकदम जंप करके हम लोगों ने वास्तविकताओं से अभी मतलब एक तरीके से आंखें मूंद ली हैं। हम लोग रियलिटी को पढ़ते नहीं है, रियलिटी को जानते नहीं है। मैंने लोगों को एक चैलेंज दिया है और आज फिर से मैं चैलेंज दे रहा हूँ, अपने समाज में किसी व्यक्ति का इतिहास लेके आ जाइए जो 1000 साल पहले का हो, 1000 AD से पहले का। मैं सभी लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, और मुझे प्रमाण से तो उसका इतिहास बता दिए कि साहब ये हमारे समाज के लोग थे। आपको मिलेगा ही नहीं। हो सकता है कोई बहुत मेहनत करे तो कहीं से इक्का दुक्का आदमी का नाम ले आए, आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके पास एजुकेशन नहीं थी, और जिसके पास एजुकेशन नहीं होती है वो कभी अपना हिस्ट्री नहीं लिख सकता। इतिहास हमेशा वो लिखता है जो कलम का धनी होता है, और जो कलम का धनी होता है वो इतिहास को अपने हिसाब से लिखता है। वो बताएगा कि व्यवस्था उसके अनुकूल है तो वो लिखेगा, व्यवस्था उसके प्रतिकूल है तो वो उसके पन्नों में जगह नहीं देगा। ये मेरा इशारा है। अगर आप लोग चाहें तो इसको, बहुत गहरी बात है, समझ सकते हैं।
तो आज की हमारी जो परिचर्चा है, उस परिचर्चा का मुख्य भाग हमने कंप्लीट कर लिया कि उत्तर वैदिक कालीन जो हमारा इतिहास है वो क्या था, उसमें समाज कैसे था, राजनीति कैसे थी, धर्म कैसे था, उसकी अर्थव्यवस्था क्या थी, ये सारी चीज़ें हमने चर्चा की और किस क्षेत्र से लेकर किस क्षेत्र तक फैला हुआ था। आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे, अगला जो हमारा विषय होगा वो होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बौद्धिक आंदोलन, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन ऑफ 16th सेंचुरी BC, 600 BC। उसमें आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलेंगी और मेरा आप लोगों से एक आग्रह ये है कि आप इसको पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ लेंगे, जैनिज्म है, बुद्धिज़्म है, आदि भी अगर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलेंगी। आप लोगों को लगता होगा कि मैं कई बार ऐसी बातें कर देता हूँ जो कई बार लोगों को पचती नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर यथार्थ को जानते हैं, आप ये सत्य को जानते हैं तो आपके अंदर स्पष्टता आ जाएगी। जैसे मेरे दादाजी और उनके पुराने ज़माने के लोगों को शिक्षा नहीं मिली, मान लीजिए किसी कारण से, और उनको अगर किसी ने ये कहा गया, उनसे किसी ने बोल दिया कि गांव से 1 किलोमीटर दूर जा कर के वहाँ पर पीपल का वृक्ष है, वहाँ पर ये खतरनाक भूत रहा करते थे, तो मेरे दादाजी के पास शिक्षा नहीं थी, वो उसको मानते चले आ रहे थे पीढ़ियों से। लेकिन जब हम लोगों को पढ़ने का अवसर मिला तो हम उसको जान सकते हैं कि भाई कहाँ भूत था, कहाँ क्या है। तो ये जो अंतर रहा है वो यही रहा है कि आपके पास जो एक्चुअल एजुकेशन है वो आपके पास आई नहीं। मैंने सुबह भी संविधान वाले डिबेट में कहा था कि संविधान के जो डिबेट है, उस डिबेट में आप जाकर के देखिएगा तो उसमें मैंने ये कहा था कि कई बार हम लोग वास्तविक जो एजुकेशन की चीज़ें हैं उनसे हम लोग हमेशा दूर रहे हैं। अब जैसे रामचंद्र वर्मा जी ने ये कमेंट लिखा है, जो वेद के जानकार हैं, उन वेद के जानकारों से मैं ये कहूँगा कि आप जाकर के इस श्लोक को पढ़िए, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ विश्वामित्र से लिया गया है। आप उसका अर्थ जो है, जो वैदिक उसमें लिखा हुआ है ऋग्वेद में, उसका अर्थ हमारे समाज से है ही नहीं। अब लोग इसको मानेंगे नहीं, ये इतिहास नहीं है, ये एक श्लोक है, ये एक मंत्र है, और उस मंत्र का एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए उसमें क्या लिखा हुआ है। तो मेरा ये कहने का कहीं कोई शब्द मिल गया, जैसे मैंने उस दिन चर्चा में कहा था कि बाराबंकी में जो लोधेश्वर भगवान का मंदिर है, लोधेश्वर महादेव का, वो बाराबंकी का मंदिर वो लोधियों ने नहीं बनवाया, उसका लोधियों से कोई लेना देना नहीं है। वो मंदिर बेसिकली अगर आपका हिस्ट्री देखें, वहाँ रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि लोधेश्वर अवस्थी नाम का, लोधाराम अवस्थी नाम के एक ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मण ने वो मंदिर वहाँ बनवाया शंकर भगवान का, और जब उनका नाम लोधाराम था इसलिए उन्होंने उस मंदिर का नाम बाद में चल करके लोधेश्वर पड़ गया। अब हमारे लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, आप जाकर के फैक्ट चेक करिए, उसका लोधी समाज से कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन लोगों के पास क्या है, जब ज्ञान नहीं होता है, जब चीज़ों को पता नहीं होता है, तो वो इस तरह की सारी बातों को मानते चले जाते हैं, और शिक्षा आपके इसी अज्ञान के पर्दे को हटाती है। शिक्षा जो अंधकार में जो समाज होता है उसी पर्दे को हटाती है। और इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि पढ़िए। आप लोगों को लगता है कि वेदों में ये लिखा है, तो वेद उपलब्ध हैं, आपके पास 100 रुपये भी नहीं खर्च होंगे, 100 रुपये से कम में आपको इंटरनेट पर वेद मिल जाएंगे। आपको लगता है कि उस धर्म की किताब में ये लिखा हुआ है, पढ़िए, किसने मना किया है। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, ये सब अध्ययन करिए। आपको कोई आदमी, एक हाई स्कूल फेल आदमी जिसको 4 श्लोक आते हैं, ओम केतवाय नमः, ओम चंद्रवाय नमः, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम इति स्वाहा, ऐसा आदमी जो हाई स्कूल इंटर तक पढ़ा है, वो आपको ज्ञान दे रहा है धर्म का, वो आपको ज्ञान दे रहा है वेदों का। आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप जाइए, उसकी सॉफ्ट कॉपी लीजिए, उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा उसमें यथार्थ क्या है। 15 श्लोक 20 श्लोक रट के कोई आदमी आपको धर्म का ज्ञान दे रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। समस्या यहीं पे है कि हम एक 5 पास, एक 8 पास, एक 10 पास आदमी जो पुरोहिताई का काम करता है, उसको मुश्किल से 25 श्लोक याद है, हो सकता है उसको उनके अर्थ भी याद ना हो। वो व्यक्ति आपको तमाम दुनिया के धर्म का, कथाओं का ज्ञान दे रहा है। हम लोग खुद पढ़े लिखे हैं। मेरा विषय नहीं रहा कभी ये वेद पुराण और ये उपनिषद पढ़ना, मैंने इसीलिए पढ़े। मेरे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने दूसरे सब्जेक्ट मेरे थे, आईएएस में मेरा फिलॉसफी सब्जेक्ट था। मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ी क्योंकि कोई भी आकर के सोशल मीडिया पे, अभी भी मैं लोगों से कहता हूँ, इस परिचर्चा में भी कुछ लोग जुड़ते हैं, अरे भाई काहे धर्म की पोस्ट डालते हो, आप कितने ज्ञानी हो, क्या धर्म आपका विषय है, धर्म पुजारी का विषय वो डालेगा। लेकिन हमारे लोग अंधे होकर के धड़ाधड़ पोस्ट डालते हैं।
ये आपका काम नहीं है। आप एजुकेशन की पोस्ट डालिए, आप एम्प्लॉयमेंट की पोस्ट डालिए, आप अपने समाज के हित की पोस्ट डालिए। कोरोना वायरस का इतना बड़ा संकट है, कोरोना वायरस से लोगों को जागरूक करने की पोस्ट डालिए, राष्ट्र के विकास की पोस्ट डालिए। आप उन चीज़ों की पोस्ट डालते हैं जिसका आपसे संबंध नहीं है, आप उसके बारे में ज्ञान नहीं रखते। और अगर ज्ञान है तो आओ डिबेट करो, अगर आपने कोई पढ़ा है ग्रंथ तो। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि आप लोग अपने नज़रिए को अच्छा करिए। अगर आपको लगता है कि हमें धर्म की बात करनी है, हमें इसकी बात करनी है, तो हम पहले उनका अध्ययन करें। और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको किसी चीज़ का आविष्कार करना है, कोई बहुत सारी चीज़ें आपको इन्वेंट करनी है, कोई मशीन बनानी है या कोरोना की दवाई बनानी है, ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल है। हर चीज़ जो संस्कृत में है, पाली ग्रंथों में है, प्राकृतिक भाषा में लिखी हुई है, मागधी में है, उन सब के इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल है। आप बहुत आसानी से वो सारी की सारी किताबों को हिंदी में पढ़ सकते हैं। आप जानिए उससे। और ज्ञान पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अगर आपको लगता है कि फलां व्यक्ति, फलां समाज का व्यक्ति ही धर्म की जानकारी रखता है, तो आप अपने आप को अज्ञानी समझ रहे हैं, अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं। ज्ञान पर किसी का एकाधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, और हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए। आपको निरंतर, जैसा मैंने कहा ना कि हमारे संविधान के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखा हुआ है कि प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में निरंतर उन्नत, आगे बढ़ते रहने का, ऊपर जाने का प्रयास करते रहना चाहिए। यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो ज्ञानार्जन करना, सही ज्ञान हासिल करना, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, उस ज्ञान के माध्यम से अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का भला करना, उसको आगे बढ़ाना, ये आपका नागरिक कर्तव्य है। ये सभी लोगों को करना चाहिए। और अभी देखिए लॉकडाउन में लगभग 15-16 दिन हो चुके हैं। आप सभी लोगों को इतना समय मिला। मुझे लगता नहीं है इंटरनेट का प्रयोग हमने इसलिए किया होगा। इस दौर में भी 15-20 दिन में अगर आप चाहते, अगर एक किताब रोज़ पढ़ते, तो आप 20 नई पुस्तकें पढ़ सकते थे। आपको दुनिया भर की नई बातें पता चलती। हम लोगों को टेंडेंसी बदलनी चाहिए। हम लोग जो कहते हैं ना फलाने ने कहा है, उन्होंने कहा है, ये बड़ी अच्छी बात है, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो पढ़ रहा है। हम नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए हम सुन रहे हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो वो नहीं कहेगा, हम कहेंगे कि भैया देखो ये लिखा है और ये सच्चाई है। इसलिए हम लोगों को भी समय का सदुपयोग करना चाहिए। और हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो एक परंपरा बन गई है कि हमको पढ़ना नहीं है और हमको दूसरों की बातें सुनी सुनाई करनी है, उनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए। और आपको जो लगता है कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है उसको ज़रूर पढ़िए। आपको कभी भी लगता है कि ये चीज़ ये मुझे सूट नहीं कर रही है, इसमें कुछ गड़बड़ है, आप उसको पढ़िए। आप पढ़ने के बाद आपका नज़रिया बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। हर चीज़, अज्ञानता क्या है? अज्ञानता बादलों की तरह होती है। आप बादल को हटा दीजिए तो अपने आप आपको नीला आसमान और चमकता हुआ सूर्य दिखाई देगा। और ये सब चीज़ें हर मनुष्य कर सकता है। दुनिया में कोई टैलेंटेड नहीं होता। एक भ्रम फैला रखा है कि साहब वो तो बड़े ज्ञानी आदमी है, वो तो बड़े टैलेंटेड आदमी है। दुनिया में कोई बहुत टैलेंटेड नहीं होता, दुनिया में कोई बहुत कमज़ोर नहीं होता। सारा का सारा अंतर है आपके जोश और जुनून का। जिस व्यक्ति के अंदर जोश है, जुनून है, वो कुछ भी कर सकता है। मेरे साथ एक बच्चा था, बिहार का, तैयारी करता था, 3rd डिवीज़न पास था बीए में पत्राचार से, जिसको हमारे यहाँ यूपी में प्राइवेट बोलते हैं। प्राइवेट बीए करके आया था, रेंट नहीं देता था। बिहार के बच्चे उसको अपने साथ रखते थे, दाल चावल खाता था, बर्तन धोता था। वो लड़का जो 3rd डिवीज़न था, बड़ी मुश्किल से पास होके आया था। इतने गरीब घर का था, वो आईएएस बना था। तो जो ये कहते ना कि उसमें बहुत टैलेंट है, उसमें बहुत, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई, सबके पास टैलेंट है। दुनिया में कोई व्यक्ति बिना टैलेंट के पैदा नहीं हुआ है। सभी के पास टैलेंट है, सभी के पास क्षमता है, सब कुछ है। बस सिर्फ एक चीज़ का अंतर होता है, जोश, जुनून। जिसके अंदर कुछ करने का जोश है, जिसके अंदर जुनून है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है, बड़े से बड़े, कठिन से कठिन लक्ष्य को। और जिसके अंदर जोश मर गया, जिसके अंदर जुनून मर गया, आप कितने टैलेंटेड हो, आप बोलते हो कि मुझे तो कोई चीज़ जरा सी देर में याद हो जाती है, आपके अंदर अगर जुनून नहीं है तो 2 दिन पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे ही नहीं। जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप अपना लक्ष्य कहाँ से हासिल करोगे? संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो फ़र्क सिर्फ जुनून का है। कोई व्यक्ति अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझे। किसी के पास आईक्यू की कमी नहीं है, किसी के पास टैलेंट की कमी नहीं है, और ये कुछ होता भी नहीं है। केवल असली चीज़ है आपका जुनून, आपकी मेहनत, आपका जोश। इसको बना के रखिए। आप दुनिया भर की वो हर चीज़ पढ़ सकते हैं, हर चीज़ जान सकते हैं। मैं तो अपने दादाजी से बहुत सीखता हूँ। मेरे दादाजी ब्रिटिश काल में पैदा हुए, अभी तक जिंदा हैं। वो कभी स्कूल नहीं जा पाए, कभी पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन हमारे दादाजी को इतनी धार्मिक बातें उनको पता है। उनसे पूछ लो प्रसंग,
अच्छा दादाजी वहाँ पे वो ऋषि गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ था बता देंगे कि वो ऋषि जो है वहाँ गए, वहाँ पे उनका देवताओं से उनकी मुलाकात हुई, फिर देवताओं ने उनसे ये कहा, फिर वो राजा के पास लौट के आते हैं। तो आप बताइए, जो जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, हमारे दादाजी को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, उन्हें दुनिया भर का ज्ञान हासिल कर रखा है, किस वजह से? सिर्फ उसके लिए उनके पास जुनून था कि साहब मुझे चीज़ें सीखनी है। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, जोश और जुनून के साथ पढ़ें, आप सब चीज़ पढ़ सकते हैं। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगा अंत में, हमारा जो चैप्टर था इतिहास का उसकी चर्चा हमने कर ली है, कल हम लोग 600 BC की बात करेंगे। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस को लेकर के आप देख ही होंगे लगातार न्यूज़ पर, आप सभी लोग इस समय का ध्यान रखें और पूरा पालन करें। ये जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में आप किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी कस्बे में रहते हैं, कोविड-19 से आप लोग अवेयर रहें, पूरी जानकारी लें, पूरा बचाव करें और आपके जितने भी सारे लोग हैं आसपास जो भी आपके लोग हैं उन सभी लोगों को भी आप इन सारी चीज़ों के लिए अवेयर करें, एक दूसरे की हेल्प करें। अगर प्रत्यक्ष रूप से आप जाकर के मदद नहीं कर सकते हैं तो जिस रूप में आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, चाहे भोजन, चाहे सब्जी, चाहे राशन, जिस भी रूप में, ये एक ऐसा समय है जिस समय में हम लोगों को सब कुछ भूल करके एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, वो है इंसानियत, मानवता का हम लोग पालन करें और जितना संभव हो हम लोग अपना बचाव जरूर करें। आसपास अगर कोई ऐसी भी चीज़ हमको नज़र आती है, कुछ भी सस्पेक्ट लगता है, तो उसको इमीडिएटली प्रशासन से कांटेक्ट करें। सभी हेल्पलाइन नंबर्स, सभी कांटेक्ट नंबर्स सभी दिए गए हैं। सुशील लोधी ने पूछा है दादाजी की उम्र कितनी है? दादाजी की उम्र 100 के आसपास है, 100 साल के आसपास है। तो सभी लोग इन सब चीज़ों का पालन करें। और देखिए, हम लोग क्योंकि इस परिचर्चा में जुड़े हुए सभी लोग जागरूक हैं, तो मेरा आप सब लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि उतनी जागरूकता अभी निचले स्तर पर लोगों के बीच में नहीं होगी। जो किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो उनमें उतनी अवेयरनेस नहीं होगी। हम अगर मान लीजिए 60 लोग इस परिचर्चा में हैं, हम अगर 10 लोगों को भी जागरूक करते हैं, 10 लोगों को भी कोविड से समझाते हैं, तो हम लोग 600 लोगों को समझा सकते हैं। और अगर हम लोग 600 लोगों से उनसे ये कहें कि आप जिन लोगों को समझाएं, उन सभी लोगों से कहें कि आप भी लोगों को ये सब चीज़ें बताइए, तो हो सकता है बड़े स्तर पर। कई बार कोरोना वाले उसमें हमने देखा था कि शुरुआती दौर में बड़ी लापरवाही बरती गई। सरकार ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि भाई आप सब ये सब मत करिए, ये सब मत करिए, आप मत जाइए, फिर भी लोग लापरवाही से, कोई घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर कोई संकट है, कोई समस्या है, तो हम लोगों को थोड़ा सा गंभीरता उसके प्रति अपनानी चाहिए, खास करके ऐसे विषय पर जहाँ जान का जोखिम है, जहाँ पर बीमारी होने से किसी की मृत्यु हो जाती है या बड़ी मुश्किल चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो ये समय चल रहा है, इस समय में दोनों काम हम लोग करें, अपना अध्ययन करें, ज्ञान की पढ़ाई की बातें करें, और साथ साथ हम लोग कोविड-19 से बचने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। और एक और जो चीज़ है वो ये है कि हमारे 3-4 लोग ऐसे जिनके लिए सैल्यूट बनता है, जिनकी वजह से आज हम सब लोग ये कर पा रहे हैं। एक तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल, पैरामेडिकल के जो लोग हैं, उनका योगदान आप सब जानते होंगे। जहाँ कभी भी आपको अवसर मिले, उन सारे लोगों को आप सैल्यूट करें। और दूसरा, हमारे जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उनको आप देख रहे होंगे, गली गली घूम के वो बेचारे दिन रात लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग अपने घरों में रहें। अगर किसी को दिक्कत होती है तो उसमें भी वो लोग सहयोग करते हैं, भोजन पानी इत्यादि तमाम चीज़ों को जागरूक करने के लिए। तो पुलिस के जो हमारे भाई लोग हैं, वो सारे लोग पुलिस के लोगों को रिस्पेक्ट दें। ऐसे संकट की घड़ी में 2 लोग अपनी जान को जोखिम पर डाल के, आपको पता है ना, आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा, कई सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को भी कोरोना हो गया है, जो लोगों का इलाज कर रहे थे। तो आप सोचिए, हम आप लोग तो घरों में हैं, हम आप लोग कितने सुरक्षित हैं। वो बेचारे उन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जिसको कोरोना हुआ है, और कहीं भी टच होकर के उनको ये रिस्क रहता है कि उन लोगों को कोई दिक्कत न हो जाए। तो हमेशा पुलिस पर्सनल का, डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल के लोगों का, सफाई कर्मचारियों का, स्वच्छता के जो लोग लगे हुए, उन सब का आप हमेशा आभार प्रकट करते रहें, धन्यवाद प्रकट करते रहें। और जितना हो सके हमारा योगदान यही हो सकता है कि संकट की घड़ी में हम जितना जागरूकता को, अवेयरनेस को फैलाएं, लोगों को बताएं, वही हम लोग कर सकते हैं। हम सब लोग इस पर निरंतर प्रयास करें। और कहीं भी अगर हमें इस तरह की चीज़ें आती हैं कि लोगों की मदद करनी है, तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ के आएँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको से कहना चाहूँगा कि कई बार लोगों को ये लगता है कि भोजन की समस्या के बारे में, कई बार शुरू में हमने एक हेल्पलाइन बनाई थी, काफ़ी हम लोगों ने भी प्रयास किया था।
प्रशासन को बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं भोजन के राशन के लिए। किसी भी व्यक्ति को भोजन की समस्या अब नहीं हो सकती है। वो व्यक्ति जहां फंसा हुआ है तत्काल यदि वो पुलिस से संपर्क करता है या दिए गए कंट्रोल रूम के जो नंबर पर फ़ोन करता है या हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करता है तो भोजन की उसको व्यवस्था होगी। आप लोगों के पास अगर कोई व्यक्ति आता है कि साहब भोजन भिजवा दो, तो देखिए हमारे पास एक ही अरेंजमेंट है कि अगर प्रशासन से हम लोग हेल्प नहीं करवा सकते तो हम उसके पेटीएम के माध्यम से पैसे देकर के बोलते राशन ले लो। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं अब प्रशासन को डायरेक्ट निर्देश हैं कि प्रशासन को करना ही करना है। तो आप हमारे लोगों में खास करके बहुत सारे मजदूर फंसे हुए थे साउथ इंडिया में और पंजाब में, गुजरात में, तो मैंने उनसे बात भी की। उन लोगों के अंदर एक डर और झिझक है कि वो अपनी बातों को कह नहीं पाते, प्रशासन से फ़ोन करने में डरते हैं। आप उन सभी लोगों को ये समझाएं कि भाई आप लोग इमीडिएटली अगर आपको भोजन की, पानी की, दवाओं की दिक्कत है तो आप तत्काल अपने पास के पुलिस जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, पुलिस के जो नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उनसे संपर्क करें। और आप लोग ऐसे लोगों की तुरंत सहायता ये करें कि अगर ऐसे लोगों को नंबर नहीं मिल रहा है तो आप इंटरनेट से, फ़ोन से देख करके सर्च करके कि भाई डिस्ट्रिक्ट सूरत का नंबर क्या है, रतलाम का क्या नंबर है, ऐसे लोगों के नंबर्स आप लोग या ग्रुप में डाल करके कि भाई वहाँ कुछ लोग फंसे हुए, इनकी मदद के लिए प्रशासन के कौन से नंबर हैं, तो हम लोग प्रशासन के माध्यम से मदद करवाने का प्रयास करें। और जो लोग कहीं भी फंसे हैं वो लोग हमेशा ये प्रयास करें कि वो प्रशासन से कॉन्टेक्ट करें। कम से कम भोजन पानी के लिए प्रशासन को सारी की सारी चीज़ें, आदेश दिए गए हैं कि किसी व्यक्ति को राशन इत्यादि की दिक्कत ना हो। रोहित सल्यूट टू रोहित जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में है। आप बहुत काम कर रहे हो आप लोग, और आप लोगों की वजह से ही ये वर्तमान जो चुनौती है इससे पूरा राष्ट्र लड़ पा रहा है। तो आप सभी लोगों के लिए एक सल्यूट बनता है। तो चलिए, हम लोगों की जो परिचर्चा थी वो दोनों तीनों विषयों को लेकर पूरी हुई। और वोल्गा से गंगा एक किताब मैंने रेफ़र की है, वो आप लोग पढ़ लीजिए, वो किसी ने डाला है, उनके पास अवेलेबल है। और दूसरा जो है वेदों का PDF कृष्ण गोपाल लोधी के पास है, तो आप लोग वेदों के PDF को लेकर के पढ़ लीजिए। अगर 2-3 घंटे भी आप पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें आप समझ जाएंगे कि उसमें लिखा क्या होता है। और जब हम खुद पढ़ लेंगे तो फिर हमको कोई दूसरा पढ़ा करके बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। इसलिए हमारा एक काम होना चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ सकते हैं वो हमें खुद पढ़ लेनी चाहिए। तो चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सुबह 8:15 बजे, कल सुबह हम लोग 8:15 बजे मिलते हैं। हमारा कल का सेशन है भारत की मंत्रिपरिषद की हम लोग चर्चा करेंगे कल संविधान की परिचर्चा में। और आज की इस चर्चा को हम लोग यही विराम देते हैं। मुझे लगता है आप में से अधिकांश लोगों ने भोजन नहीं किया होगा, भोजन का समय हो गया है। जो लोग जल्दी भोजन कर लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वैसे भोजन जल्दी करना चाहिए, लेकिन हम लोगों की कार्यशैली, हम लोगों की चीज़ें ऐसी होती हैं, हम लोग लेट करते हैं। आमतौर पर उत्तम भोजन माना जाता है सूर्यास्त से पहले का। जो व्यक्ति सूर्यास्त से पहले भोजन करता है उसको उत्तम भोजन कहा जाता है। तो गांव में तो यही परंपरा थी, गांव में सभी लोग जो है सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं, तो गांव के लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। शहरों में खैर देर तक काम करते हैं, ऑफिस से आते हैं तो लेट हो जाते हैं। तो आप सभी लोग भोजन कीजिए, आराम से अपने परिवार के साथ समय बिताइए, न्यूज़ देखिए, और समय निकाल करके 2-2 घंटे सुबह शाम, दिन में, दोपहर में, क्योंकि अधिकांश लोग घरों पर हैं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए आप लोग। आज की चर्चा को अब हम लोग यहीं विराम देते हैं। कल सुबह 8:15 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।